स्टड्स का बेसिक आर्किटेक्चर आपको बताया था, साथ में एक एप्लीकेशन बना के उसकी कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से बताई थी। एक केस में हमने स्टड्स डिफ़ॉल्ट पैकेज की सारी कॉन्फ़िगरेशन इनहेरिट कर ली थी। दूसरी बार आपको एक रिजल्ट और एक इंटरसेप्टर बताया गया, करके देख लिया। करते हैं action context is a framework provided class instantiated by the controller for each request. Object of type action context act as a container of data value stack and following other. लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि पर रिक्वेस्ट वैल्यू स्टैक बनता है, उसमें एक्शन पुश कर दिया जाता है। वैल्यू स्टैक कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयरिंग फैसिलिटेट कराता है। अब आपको बताया जा रहा है वैल्यू स्टैक भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पार्ट है। वास्तव में एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में हमें वैल्यू स्टैक में जो डेटा रखा हुआ है उससे ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है डेटा का कंटेनर, वो एक्शन कॉन्टेक्स्ट है। एक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू स्टैक रखा होता है और साथ में कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो हमें पहले समझना है। इसे मैप, लास्ट टाइम आपको इंटरसेप्टर एक बताया गया था, उसका नाम भी परम सी था। वो इंटरसेप्टर अलग है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसे मैप रिक्वेस्ट पैरामीटर्स is a map which contains scope attributes, is a map which contains session scope attributes. Application is a map which contain application scope attributes. ATTR to search attributes in request, session and application scope in the same order. अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो रिक्वेस्ट के साथ जो आपने डेटा सबमिट किया है उसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट भी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में यूज हो सकते हैं। अब आपको पता है वेब एप्लीकेशन में एट्रीब्यूट रिक्वेस्ट स्कोप में सेव हो सकते हैं, सेशन स्कोप में सेव हो सकते हैं, एप्लीकेशन स्कोप में सेव हो सकते हैं। तो पिछली बार हमने जितना समझा था उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट डेटा पिक्चर में आया था, बाकी स्कोप सेशन वगैरह कहीं नहीं थे उसमें। अब इनके बिना एप्लीकेशन नहीं बन सकती। एक्शन कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू स्टैक के साथ साथ ये 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें रिक्वेस्ट के पैरामीटर रखे होते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट स्कोप में कुछ एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो वो यहाँ मिलेंगे, सेशन के एट्रीब्यूट यहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन के एट्रीब्यूट यहाँ मिलेंगे। 3 ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के लिए, एक पैरामीटर के लिए। अगर आपको पता है कि एट्रीब्यूट कहाँ रखा हुआ है तो आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एट्रीब्यूट किस स्कोप में है, आपको सिर्फ ये बताया गया कि ये कोई एट्रीब्यूट है, फिर आप ATTR से उसे पिक कराएंगे। ATTR पहले उसे रिक्वेस्ट स्कोप में ढूंढेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो सेशन में ढूंढेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो एप्लीकेशन स्कोप में ढूंढेगा। अगर JSTL आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर मैंने सेलेक्टर बताया था, डॉलर, वो जैसे काम करता है वैसे ये ATTR है। अब एक डायग्राम से समझते हैं एक्शन कॉन्टेक्स्ट वास्तव में क्या चीज़ है। इस तरह का एक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू स्टैक होता है, वैल्यू स्टैक के अंदर एक्शन पुश होता है। एक्शन के अलावा इसमें दूसरे मॉडल ऑब्जेक्ट भी पुश कराए जा सकते हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आप अपनी तरफ से इसमें कुछ पुश करा सकते हैं। इसमें परम्स नाम का ऑब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा, सेशन नाम का ऑब्जेक्ट होगा, एप्लीकेशन नाम का ऑब्जेक्ट होगा और ATTR नाम का। इतनी सारी चीज़ आपको अवेलेबल है। नोट कर रहा है अभी कोई? लिखिए आगे। वैल्यू स्टैक is the default object of action context. Object of action context, that is properties of value stack, that is properties of value stack can be directly referenced. अब पिछली बार हमने एक्शन कॉन्टेक्स्ट जैसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी, फिर भी हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई थी। वो क्यों एग्जीक्यूट हो रही थी वो आपको अब लिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट में से वैल्यू स्टैक को डिफॉल्ट बनाया गया है। अगर यहाँ पर कोई A नाम की प्रॉपर्टी है वैल्यू स्टैक के अंदर, इसे मैं JSP में पिक करना चाहता हूँ, तो मुझे ये नहीं बताना होगा कि वैल्यू स्टैक से A पिक करके लाओ, मैं सिर्फ ये कहूँगा A पिक करके लाओ, तो वो बाय डिफॉल्ट मान लेगा कि वैल्यू स्टैक से पिक करके लाना। अगर यहाँ A नाम की प्रॉपर्टी है तो यहाँ भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे यहाँ से पिक करना है तो मुझे कुछ अलग OGNL एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। टू फैच प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स other than value stack, following OGNL expressions are required. अगर वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी फैच करनी है तो सीधे प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे। वैल्यू स्टैक के अलावा अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फैच करनी है तो हैश ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम। हमने एज्यूम किया है कि एप्लीकेशन स्कोप में यूजर काउंट नाम का कोई एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू अगर JSP में चाहिए तो हम लिखेंगे हैश एप्लीकेशन डॉट यूजर काउंट।
अगर ये सेशन में होता तो क्या लिखते हैं, सेशन डॉट यूजर काउंट। अगर ये रिक्वेस्ट में होता तो लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर काउंट। अगर हमें ये ना पता होता कि इन तीनों में कहाँ है तो attr डॉट यूजर काउंट। फिर इससे कहते हैं ये इनमें ढूंढ के अपने आप लाके देता है, जहाँ पहले मिलता JSTL में होता। जहाँ तक आपको ये पता चल गया, रिक्वेस्ट डेटा के साथ साथ आपके पास रिक्वेस्ट सेशन एप्लीकेशन स्कोप है, रिक्वेस्ट के पैरामीटर है, साथ में एक हेल्पर ऑब्जेक्ट है जो तीनों में से किसी भी स्कोप से वैल्यू फैच करके आपको दे सकता है। वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी डायरेक्टली फैच करेंगे, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फैच करने के लिए सिर्फ आगे लिखेंगे एक्शन इन्वोकेशन is a framework provided class which is instantiated by the controller to each request. An object of type action invocation act as a helper of the controller. This object controls the actual processing of the request. लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने एक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोलर ने वैल्यू स्टैक बनाया, उसमें एक्शन को पुश कराया, उसके बाद कंट्रोलर ने इंटरसेप्टर्स को इन्वोक कराया, फिर कंट्रोलर ने ही एक्शन को इन्वोक किया, फिर कंट्रोलर ने रिजल्ट को इन्वोक किया। मीन्स वहाँ सारा काम कंट्रोलर कर रहा था। वास्तव में ये सारा काम कंट्रोलर नहीं करता, बल्कि कंट्रोलर करवाता है किसी से। कंट्रोलर के पास एक हेल्पर है जिसे नाम दिया गया एक्शन इन्वोकेशन। एक्चुअल प्रोसेसिंग ये करता है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट मिलने पे एक्शन इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है, उसे सारी चीज देता है और उससे कहता है करो काम, कंट्रोलर फ्री हो जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट कोई मेथड एक्सपोज करता है जिसे कंट्रोलर और बाकी पार्टी इन्वोक करती है। एक्शन इन्वोकेशन exposes a method named invoke having following signature. Invoke, this method is used by the controller to start the processing of the request by the interceptors to get the next component invoked, by the interceptors to get the next component invoked। इस मेथड को कंट्रोलर भी इन्वोक करता है, इंटरसेप्टर भी इन्वोक करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इंटरसेप्टर पढ़ेंगे तब ये मेथड डिटेल में पिक्चर में आएगा, इसके बिना हम फ्लो नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। उससे पहले एक बार एक डिटेल डायग्राम देखते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट आएंगे। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ ए रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इन ए struts2 एप्लीकेशन। अब ये एक मेजर डायग्राम होगा जिसमें ब्रॉड पिक्चर आपको मिलेगी, सारे कंपोनेंट दिखाए जाएंगे। इसके बाद हम इसके किसी एक पार्ट को एक्सटेंड करेंगे, कोई एक पार्ट लेंगे, फिर उसके अंदर क्या चल रहा होगा वो समझेंगे टोटल फ्रेमवर्क समझने के लिए। इसके बाद कभी भी मैं टोटल पिक्चर आपको नहीं दिखाऊंगा, टोटल पिक्चर के लिए यही डायग्राम होगा, बाकी डायग्राम इंडिविजुअल किसी एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम आपको बताता है कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में कितने कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं और किसका क्या रोल है। यूजर कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट करेगा वो कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन से पता लगाएगा कौन सा एक्शन, कितने इंटरसेप्टर्स, कौन सा रिजल्ट, कितने व्यू कंपोनेंट इस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइड एक्शन इंस्टेंशिएट किया जाएगा, एक्शन कॉन्टेक्स्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर वैल्यू स्टैक रखा जाएगा, वैल्यू स्टैक में एक्शन पुश किया जाएगा। यहाँ पर ये जो मैप है इन्हें पॉपुलेट करके रखा जाएगा, मीन्स रिक्वेस्ट के पैरामीटर यहाँ रखे जाएंगे, रिक्वेस्ट में अगर कोई एट्रीब्यूट है तो वो यहाँ रखे जाएंगे, सेशन और एप्लीकेशन में कोई एट्रीब्यूट्स है तो वो यहाँ रखे जाएंगे। उसके बाद एक्शन इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, इसे एक्शन का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा, एक्शन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा, रिजल्ट का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा, इंटरसेप्ट स्टैक का रेफरेंस अवेलेबल कराया। इसके बाद कंट्रोलर एक्शन इन्वोकेशन से कहेगा प्रोसेसिंग स्टार्ट करो, उसके लिए वो इसके ऊपर इन्वोक मेथड कॉल करेगा। जैसे इसके ऊपर इन्वोक मेथड कॉल होगा, ये चेक करेगा क्या इसके पास कोई इंटरसेप्टर है। अगर इसके पास इंटरसेप्टर या इंटरसेप्टर स्टैक का रेफरेंस है, उस स्टैक से एक एक इंटरसेप्टर ये निकालेगा, उसे इन्वोक करता चला जाएगा। हर एक इंटरसेप्टर एक्शन को अपनी कोई सर्विस अवेलेबल कराएगा। जैसे लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर कोई परम्स नाम का इंटरसेप्टर होगा जो यहाँ से डेटा उठा के इस एक्शन की प्रॉपर्टी में रख देगा। परम्स का टाइप स्ट्रिंग होता है, जरूरी नहीं यहाँ का टाइप स्ट्रिंग हो।
कोई इंटरसेप्टर होगा जो यहाँ टाइप बदल देगा अगर यहाँ अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, कोई वैलिडेशन करेगा। जब यहाँ सारे इंटरसेप्टर अपना काम कर लेंगे तो एक्शन इन्वोकेशन आपके एक्शन को इन्वोक कराएगा, एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेगा, प्रोसेसिंग होगी, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसे स्ट्रिंग मिलेगी, ये रिजल्ट को इन्वोक कराएगा, उस स्ट्रिंग से मैप्ड व्यू कंपोनेंट रिजल्ट को बताएगा, को इन्वोक कराएगा, ये व्यू कंपोनेंट अब एक्शन कॉन्टेक्स्ट से डेटा फैच करेगा। लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि इतनी चीज हमें अवेलेबल है, अब आपको बताई जा रही है इतनी चीज अवेलेबल है, हम यहाँ के साथ साथ यहाँ से भी डेटा फैच कर सकते हैं। तो कंपोनेंट कोई पेज बनाएगा, वो एंड यूजर के पास ऐसे रेस्पॉन्स पहले बेसिक आर्किटेक्चर समझ लो सारी चीज का, फिर आपको अपने आप अपने सवालों के आंसर मिलने लगेंगे। हो गया? कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी? ये डायग्राम केवल फ्लो नहीं बताता आपको, उससे ज़्यादा कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ इससे पता चलेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ एक्शन इज क्रिएटेड, एक्शन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड, 1.4 में लिखा हुआ एक्शन इन्वोकेशन इज क्रिएटेड। यहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ रिजल्ट इज क्रिएटेड, कहीं पर ये भी नहीं लिखा हुआ इंटरसेप्टर स्टैक इज क्रिएटेड। जानबूझ के ऐसा किया गया है। एक्शन, एक्शन इन्वोकेशन और एक्शन कॉन्टेक्स्ट पर रिक्वेस्ट क्रिएट होते हैं, रिजल्ट और इंटरसेप्टर पर रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं होते। रिजल्ट और इंटरसेप्टर डिप्लॉयमेंट टाइम पे क्रिएट, मल्टीपल रिक्वेस्ट में वही यूज होते हैं। एक्शन कॉन्टेक्स्ट में डेटा है, हर रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग का डेटा अलग होगा, इसलिए हर बार एक्शन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। एक्शन इन्वोकेशन के पास फ्लो है, हर रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग का फ्लो अलग होगा। एक्शन कॉन्टेक्स्ट एक्शन इन्वोकेशन हर बार बनेगा। एक्शन के पास प्रोसेसिंग लॉजिक है और डेटा है, दोनों एक साथ, हर रिक्वेस्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट हर बार बनेगा। नोट करके लिखेंगे, एक्शन, एक्शन कॉन्टेक्स्ट एंड एक्शन इन्वोकेशन आर क्रिएटेड for each request. The result and interceptors are created at the time of deployment and shared in the processing of multiple requests. The processing of multiple requests. समझ में आती है इतनी बात? इंटरसेप्टर के पास कॉमन लॉजिक है, उन्हें बार बार बनाने की सेंस नहीं बनती। सेम रिजल्ट के पास कॉमन लॉजिक है, उसे भी बार बार क्रिएट करने की सेंस नहीं बनती। एक्शन इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट और एक्शन स्पेसिफिक है, इसलिए वो हर रिक्वेस्ट में क्रिएट हो गया। लास्ट टाइम हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमने एक्शन डिफाइन किया था, जेएसपी डिफाइन किया था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी। वहाँ पर हमने इंटरसेप्टर फ्रेमवर्क से लिए थे, रिजल्ट भी फ्रेमवर्क से लिया था। तब एक्शन कॉन्टेक्स्ट और एक्शन इन्वोकेशन जैसी चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं की गई थी। अब हम देखना चाहते हैं वास्तव में एक्शन इन्वोकेशन जैसी चीज़ है या नहीं है, वैल्यू स्टैक जैसी चीज़ है या नहीं है, और इंटरसेप्टर हैं तो वो काम कैसे करते हैं। पहले हम उतने पार्ट को समझेंगे, फिर रिजल्ट वाले पार्ट को समझेंगे। टॉपिक है, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, अंडरस्टैंडिंग इंटरसेप्टर्स। कहाँ लिखा हुआ है? 2.3 में लिख लीजिए, व्यू इज जनरेटेड फॉर द एंड यूजर। जेएसपी है, वो एंड यूजर के लिए व्यू जनरेट करेगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरसेप्टर्स, एन इंटरसेप्टर is a helper component of action which is responsible for providing some common or optional service, to the action. Any number of interceptors can be associated in any order to an action. Any number of interceptors can be associated in any order to an action. List of के बाद लिखेंगे, in normal request processing, each interceptor which is associated to an action gets two chances of providing its services to the action. First, before the action is invoked, after the result is generated. Each interceptor has the option of changing the workflow of the request processing. This option is used by the interceptor. This option is used by an interceptor only when a request cannot be normally processed. एक रिक्वेस्ट दो तरह से प्रोसेस हो सकती है, नॉर्मली या एबनॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही होगा तो जितने भी इंटरसेप्टर आप किसी एक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे वो दो बार चलेंगे, एक बार एक्शन से पहले, एक बार रिजल्ट जनरेट होने के बाद। हर एक इंटरसेप्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो फ्लो बदल दे। वो फ्लो तब बदला जाता है जब कुछ प्रॉब्लम हो। मान लीजिए कोई एक इंटरसेप्टर है जो वैलिडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
अब जब वो वैलिडेट करता है तो उसे पता चलता है डेटा गलत है, डेटा सही फॉर्मेट में है ही नहीं, क्या उसे आगे प्रोसेसिंग जारी रखनी चाहिए? वहीं से फ्लो को बदल देगा खुद। उस केस में उसके आगे वाले इंटरसेप्टर एक बार भी नहीं चलेंगे, तो वो नॉर्मल प्रोसेसिंग नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आपको लिखा गया कि नॉर्मल प्रोसेसिंग में केवल इंटरसेप्टर 2 बार चलेंगे, अब नॉर्मली में वो एक बार भी नहीं चलेंगे। जो इंटरसेप्टर चल जाएगा वो फ्लो बदल सकता है। अब हर एक इंटरसेप्टर जो बदल सकता है, जरूरी नहीं कि वो फ्लो बदले। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम वो सारे काम करें। जैसे आप सब लोग छत से कूद सकते हैं, लेकिन कितने लोग कूदेंगे? सकने में और करने में बहुत अंतर है। बात समझ आती है? हमें इंटरसेप्टर की वर्किंग समझनी है। ये तो हमने ये समझा वो है क्या, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एन इंटरफेस इन इंटरसेप्टर, आई कैपिटल होगा। दिस इंटरफेस प्रोवाइड लाइफ साइकिल मेथड्स which are to be implemented each interceptor। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने इंटरसेप्टर की फंक्शनैलिटी एक इंटरफेस की टर्म में डिफाइन की है, फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके क्लास बना दी गई। कल को अगर आपको लगता है कि कोई नई रिक्वायरमेंट है, मेरे एक्शन के साथ एक और सर्विस एसोसिएट होनी चाहिए, तो आप उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपना इंटरसेप्टर बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू से अपने एक्शन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको अपना इंटरसेप्टर बनाने के लिए कौन से मेथड डिफाइन करने होंगे। फॉलोइंग आर द लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ एन इंटरसेप्टर। एक की तरह की लाइफ साइकिल है। दिस मेथड इज इन्वोक्ड ओनली वंस just after an interceptor is created, intercept. This method is invoked each time a request is received for the action to which interceptor is associated. इसी में अभी आगे लिखेंगे। In this method, reference of action invocation is provided to the interceptor so that, नंबर के साथ लिखेंगे, first interceptor can obtain the reference of the action. Interceptor can obtain the reference of the action. Second, interceptor can obtain the reference of action context. Third, interceptor can get the next component invoked. 3 यूज होंगे इस ऑब्जेक्ट के, वो अभी थोड़ी देर बाद एक डायग्राम से समझेंगे तीनों यूज। पहले तीसरा मेथड लिखेंगे आप, destroy। This method is invoked only once, just before an interceptor is unloaded। कोई भी इंटरसेप्टर आपको डिफाइन करना है, उसका मतलब ये 3 मेथड आपको डिफाइन करने हैं, इनिट, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय। इनिट मेथड एक बार कॉल होगा, डिस्ट्रॉय मेथड एक बार कॉल होगा, इंटरसेप्ट मेथड उतनी बार कॉल होगा जितने एक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होगा और जितनी उनकी रिक्वेस्ट आएंगी। अगर 10 एक्शन के साथ एसोसिएटेड है और हर एक एक्शन के लिए 10 रिक्वेस्ट आती हैं, तो टोटल कितनी बार चलेगा? 100 बार, क्योंकि टोटल 100 रिक्वेस्ट आएगी। अब हमें इंटरसेप्टर की वर्किंग समझनी है, ये मेथड क्या काम करते हैं, क्यों इसमें एक्शन इन्वोकेशन का रेफरेंस दिया गया है। टेकिंग इन नेक्स्ट लाइन से, लेट देयर बी 2 इंटरसेप्टर्स नेम्ड I1 and I2 which are associated to an action। When a request is received for the action, sequence of operations will be performed। नोट नहीं करना है अभी, आपको नहीं पता कितना बड़ा डायग्राम बनेगा, छोटा बनेगा, क्या होगा। मान के चलते हैं यूजर ने कोई एक रिक्वेस्ट भेजी कंट्रोलर के पास। अब इसमें सारी डिटेल मुझे नहीं दिखानी, डिटेल आपको बताई जा चुकी है। कंट्रोलर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो एक्शन को इंस्टेंशिएट करेगा, कॉन्टेक्स्ट को इंस्टेंशिएट करेगा, इन्वोकेशन को इंस्टेंशिएट करेगा, देन एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर मेथड कॉल करेगा। इसका मतलब है वो इससे कह रहा है प्रोसेसिंग स्टार्ट करा। एक्शन इन्वोकेशन के पास एक स्टैक होगा, ऐसे मान के चलते हैं ये स्टैक है, तो ये 2 इंटरसेप्टर I1 और I2। जैसे ही एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर ये मेथड कॉल होगा, वो सबसे पहला इंटरसेप्टर बाहर निकालेगा और उस इंटरसेप्टर के ऊपर मेथड कॉल करेगा इंटरसेप्ट। इस मेथड में अपना रेफरेंस, मेथड किसने कॉल किया है? एक्शन इन्वोकेशन में अपना रेफरेंस इस इंटरसेप्टर को वो अवेलेबल कराएगा। अब सवाल आता है ये अपना रेफरेंस इसे क्यों दे रहा है? आपको 3 कारण लिखा है।
अगर आपने सर्वलेट जेएसपी पढ़ा हो तो वहां आपने फिल्टर जैसी चीज पढ़ी होगी। जब हम फिल्टर बनाते हैं तो हम फिल्टर को कभी ये नहीं बताते हैं उसे कितनी रिक्वेस्ट में यूज करेंगे, उन रिक्वेस्ट में कौन सी सर्वलेट होंगी या उनके आगे कौन सा फिल्टर होगा। सेम इंटरसेप्टर के साथ है। इंटरसेप्टर जब हम बनाएंगे तो इंटरसेप्टर को कभी नहीं बताएंगे कि उसे कितनी रिक्वेस्ट में किस एक्शन के साथ हम यूज करने वाला है, लेकिन इंटरसेप्टर का काम होता है एक्शन को कोई सर्विस देना। जैसे लास्ट टाइम हमने कोई इंटरसेप्टर पढ़ा था, कौन सा इंटरसेप्टर पढ़ा था? परम्स। क्या काम था उसका? रिक्वेस्ट के पैरामीटर की वैल्यू से एक्शन की प्रॉपर्टी सेट करना। किसने बनाया होगा वो इंटरसेप्टर? फ्रेमवर्क बनाने वालों ने। यूज किसने किया था? हमने अपना एक एक्शन बनाया, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कंट्रोलर को बता दिया हमारे एक्शन के साथ ही इंटरसेप्टर यूज कर लेना। इंटरसेप्टर नहीं जानता कि वो हमारे एक्शन के साथ यूज हो रहा है, लेकिन उसे हमारे एक्शन की प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू सेट करने के लिए उसे परम्स ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एक्शन कॉन्टेक्स्ट में। क्या इंटरसेप्टर के पास एक्शन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस होगा? यस या नो? क्या उसके पास एक्शन का रेफरेंस होगा? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। जो अभी लास्ट डायग्राम बनाया गया उसमें आप देखिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सारी चीजें हैं। एक्शन इन्वोकेशन के पास एक्शन का रेफरेंस भी है, कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस भी है, रिजल्ट का रेफरेंस भी है, स्टैक का रेफरेंस भी है। अगर एक्शन इन्वोकेशन इसे अपना रेफरेंस दे देता है, इसका मतलब है ये एक्शन इन्वोकेशन से एक्शन का रेफरेंस मांग लेगा, एक्शन इन्वोकेशन से कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस मांग लेगा, जरूरत पड़े तो वैल्यू स्टैक मांग लेगा क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के पास है, सारी चीज मिल जाएंगी, इसे काम कर सकता है ये। दूसरी बात, जब ये अपना काम खत्म करेगा तो इसे अपने से आगे वाली पार्टी को इन्वोक करवाना होगा। आगे कौन होगा? जैसे वेब एप्लीकेशन में फिल्टर को नहीं पता होता उसके आगे कौन है, ऐसे इसे कभी नहीं पता होगा कि इसके आगे कौन है। इसके आगे कोई दूसरा इंटरसेप्टर हो सकता है, इसके आगे सीधे एक्शन हो सकता है। ये बात कौन जानता होगा? फ्लो किसे पता है सारा? एक्शन इन्वोकेशन को उसे बताया गया है। पहले ये दो इंटरसेप्टर इन्वोक करने के लिए एक्शन इन्वोक करना है। एक्शन इन्वोकेशन ने अपना रेफरेंस दिया, वो इसलिए दिया है, एक्शन इन्वोकेशन इससे कह रहा है ये मेथड कॉल करके जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है एक्शन को वो आप प्रोवाइड करो। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी डेटा की जरूरत हो मुझसे मांग लो, एक्शन की जरूरत है मुझसे मांग लो, और जब आपका काम खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं आगे वाली पार्टी को वो करा दूंगा। जब इसकी सर्विस खत्म होगी ये एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर इन्वोक मेथड कॉल करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, प्रोसेसिंग है ये इस मेथड की वजह से स्टार्ट हुई। इस मेथड से इंटरसेप्ट मेथड कॉल किया गया, उससे फिर यही मेथड कॉल कर दिया गया। क्या हुआ? जब एक मेथड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही मेथड कॉल कर दिया जाए तो क्या होता है? रिकर्सन स्टार्ट हो गया। जितनी बार भी ये मेथड कॉल होगा उतनी बार एक ही तरीके से बिहेव होगा। पिछली बार कॉल हुआ था तो इसने स्टैक में देखा था, अब कॉल होगा तो फिर ये स्टैक देखेगा। पिछली बार स्टैक से क्या निकलेगा? I2। इसे भी अपना रेफरेंस देगा। रेफरेंस देके क्या बता रहा है ये इससे? जो भी आपको एक्शन को सर्विस देनी है वो दो, वो सर्विस देने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट हो मुझसे मांगो, एक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझसे मांगो, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो मुझे बता दो। समझ आ रही है बात? कभी ना कभी इसका काम खत्म होगा, किसे बताएगा? कैसे बताएगा? इन्वोक मेथड कॉल करके। इन्वोक मेथड कॉल होगा तो फिर देखा जाएगा क्या स्टैक में कुछ है। अगर स्टैक में इंटरसेप्टर होगा तो फिर यही काम शुरू होगा। जब तक इंटरसेप्टर मिलते जाएंगे यही काम होता रहेगा। कभी ना कभी ये स्थिति आ जाएगी जब सारे इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे। जब सारे इंटरसेप्टर इन्वोक हो जाएंगे तो एक्शन इन्वोकेशन एक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेगा। अभी तक अगर आप देखें तो एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल होता जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक कोई भी मेथड। ये मेथड कंप्लीट होगा जैसे ही एक्शन से कोई स्ट्रिंग मिलेगी, रिजल्ट को इन्वोक करा दिया जाएगा। रिजल्ट से कहा जाएगा व्यू जनरेट कराओ उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। कभी ना कभी ये अपना रिजल्ट जनरेट करा देगा, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। अगर इसने इससे कहा है रिजल्ट जनरेट करने के लिए, यानी कि कोई मेथड कॉल किया होगा, वो अभी हमने नहीं सीखा, वो मेथड कभी ना कभी कंप्लीट होगा, कंट्रोल किसके पास जाएगा? अब एक्शन इन्वोकेशन ने रिजल्ट को इसलिए इन्वोक कराया था क्योंकि एक्शन ने उससे कहा था। एक्शन ने इसलिए कहा था क्योंकि एक्शन को कहा गया था। एक्शन को इसलिए कहा गया था क्योंकि इसने कहा था। अब एक्शन का काम खत्म हो गया, रिजल्ट जनरेट हो गया, तो कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए? इस ऑर्डर में मेथड इन्वोक होते हैं, उसके रिवर्स ऑर्डर में वो कंप्लीट होते हैं। जो सबसे पहले इन्वोक होगा वो सबसे बाद में कंप्लीट होगा, जो सबसे बाद में इन्वोक हुआ होगा वो इतनी बात समझ में आती है? कंट्रोल जाएगा इस इंटरसेप्टर के पास।
अब ये पोस्ट प्रोसेसिंग करेगा, अब इसे मौका मिल गया, ये पहला मौका था इसके पास प्री प्रोसेसिंग का, ये मौका है पोस्ट प्रोसेसिंग का। कभी ना कभी पोस्ट प्रोसेसिंग खत्म होगी, कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्शन इन्वोकेशन के बाद। एक्शन इन्वोकेशन के बाद इसलिए गया क्योंकि इसे एक्शन इन्वोकेशन ने इन्वोक किया था, उस इंटरसेप्टर ने कहा था कि आगे वाली पार्टी को इन्वोक कराना, तो आगे वाली पार्टी का काम खत्म हो जाएगा तो इसे बताया जाएगा। इसने क्यों कहा था, एक्शन इन्वोकेशन ने इससे कहा था अपना काम खत्म करके मुझे बता देना, उसका काम खत्म हो गया, कंट्रोल यहाँ आएगा वापस। एक्सेप्टर को क्यों इन्वोक किया था, कंट्रोलर ने उससे कहा था, तो इससे क्यों कहा था। इंटरसेप्टर कैसे काम करता है, एक इंटरसेप्टर को कितने मौके मिल रहे हैं, पहला मौका कब मिला, एक्शन के इन्वोक होने से पहले, दूसरा मौका कब मिला, रिजल्ट जनरेट होने के बाद। ये है नॉर्मल प्रोसेसिंग में फ्लो। क्यों डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होगा, कहाँ अनलोड हो रहा है, लिखा है कहीं अनलोड हो रहा है, नहीं, डायग्राम बनाया तो अभी अनलोड भी होगा। आपको क्या लिखाया था इससे पहले, इंटरसेप्टर ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, तो डिस्ट्रॉय कब होगा, जब अनडिप्लॉय होगी एप्लीकेशन, तब तक बना रहेगा, वो तो हेल्पर है, हर समय रेडी रहेगा, पता नहीं कब रिक्वेस्ट आए। क्या 2.0 ट्रेसेस बैक गिविंग ईच इंटरसेप्टर ए चांस टू डू पोस्ट प्रोसेसिंग, हो गया। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल फ्लो को, जरूरी नहीं कि हर रिक्वेस्ट नॉर्मली ही प्रोसेस हो जाए, देखेंगे नेक्स्ट लाइन से। फॉलोइंग डायग्राम represents the processing of the same request when flow of processing is changed by interceptor I1, when flow of processing is changed by interceptor I1। दोबारा से अज्यूम करते हैं उसी एक्शन के लिए फिर रिक्वेस्ट आए, कंट्रोलर ने इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर इन्वोक मेथड कॉल किया, इसने देखा पहला इंटरसेप्टर I1 है, इसने इसके ऊपर मेथड कॉल किया इंटरसेप्ट, इसे अपना रेफरेंस दिया, इससे कहा जो भी आपको प्री प्रोसेसिंग करनी है वो करो, प्री प्रोसेसिंग के दौरान आपको किसी डेटा की या एक्शन की ज़रूरत है वो मुझसे मांग लो, और उसके बाद मुझे बताओ आगे वाली बात का आगे क्या करना है। इसने जब अपनी प्री प्रोसेसिंग की तो इसे पता चला आगे वाली पार्टी को इन्वोक नहीं कराना क्योंकि डेटा सही नहीं है, रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस नहीं हो सकती। अब ये इसके ऊपर इन्वोक मेथड कॉल नहीं करेगा, बल्कि ये फ्लो को बदलेगा अपनी तरफ से। फ्लो को बदलने के लिए बहुत सिंपल काम करेगा, अगर ये यहाँ से मेथड कॉल करे तो रिकर्सन स्टार्ट होगा, अगर ये मेथड को कंप्लीट कर दे, अगर आप देखें इंटरसेप्ट मेथड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, नॉर्मल केस में स्ट्रिंग एक्शन रिटर्न करेगा, वही स्ट्रिंग जब रिकर्सन ट्रेस बैक करेगा तो ये इसे अवेलेबल कराएगा, वही वापस इसके पास आएगी, फिर ये इसे अवेलेबल कराएगा, वही घूमती रहेगी। अब ये अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एक्शन इन्वोकेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जैसे ही उसके पास पहली बार कोई स्ट्रिंग आएगी वो तुरंत रिजल्ट को इन्वोक करेगा। अब ना तो नेक्स्ट इंटरसेप्टर इन्वोक होगा ना ही एक्शन इन्वोक होगा, इस स्ट्रिंग से जो जेएसपी आपने जोड़ा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजल्ट एंड यूजर के पास चला जाएगा, बाकी की सारी चीज बाईपास हो जाएगी। अभी तक आपको पता था कि एक्शन इन्वोकेशन के पास स्ट्रिंग केवल एक्शन से आती है, वो चीज चेंज हो गई। एक्शन इन्वोकेशन के पास एक्शन से स्ट्रिंग आ सकती है और इंटरसेप्टर से भी स्ट्रिंग आ सकती है, जैसे उसे पहली बार कोई स्ट्रिंग मिलेगी वो तुरंत रिजल्ट को इन्वोक कर देगा। कैसी मैचिंग स्ट्रिंग, एक्सेप्शन आएगा, हो गया। अब ये सारी चीज प्रैक्टिकली करके देखते हैं, अपना एक इंटरसेप्टर बनाते हैं, पहले उससे नॉर्मल प्रोसेसिंग करा के देखेंगे, फिर उससे जो फ्लो है वो चेंज करा के देखेंगे। कौन सी वर्क स्पेस थी, जावा 4। यहाँ पर देखिए हमने एक नॉर्मल क्लास डिफाइन की जिसमें दो डेटा मेंबर है, मैसेज एंड स्टेटस। स्टेटस को हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू दे दी, एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर एग्जीक्यूट मेथड कॉल होगा तो हम स्टेटस की वैल्यू बदल देंगे, एक्शन इज इन्वॉल्व। यहाँ पर इस एक्शन के साथ मैं अपना बनाया हुआ कोई इंटरसेप्टर एसोसिएट करूंगा, यानी कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में दो कंपोनेंट होंगे, एक इंटरसेप्टर एक एक्शन। अगर दो कंपोनेंट है तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगी जिनमें से हम 3 को एक्सप्लोर करेंगे।
पहली पॉसिबिलिटी है कि इंटरसेप्टर और एक्शन दोनों चल जाएं। अगर इंटरसेप्टर चलेगा तो वो मैसेज डेटा मेंबर की वैल्यू सेट कर देगा, जो वैल्यू हम जेएसपी से देंगे वो हमें रिजल्ट वाले जेएसपी में मिल जाएगी। एक्शन अगर इन्वोक होगा तो स्टेटस की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा स्टेटस में एक्शन इज इन्वोक्ड आ जाएगा। इससे पहली पॉसिबिलिटी पता चल गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है इंटरसेप्टर चले एक्शन ना चले। इंटरसेप्टर चलने का पता मैसेज की वैल्यू से चल जाएगा, जो हम देंगे अगर वो वैल्यू हमें जेएसपी में मिल गई इसका मतलब यह वैल्यू यहाँ पर सेट हुई है। एक्शन के ना चलने का पता इससे चल जाएगा, स्टेटस की वैल्यू अगर ये आती है इसका मतलब ये मेथड कॉल नहीं हुआ, स्किप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्शन चले इंटरसेप्टर ना चले, वो हमें पता चल जाएगा स्टेटस की वैल्यू ये होगी लेकिन मैसेज में जो वैल्यू हम देंगे वो नहीं आएगी। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों में से कोई भी ना चले, ठीक है, वो हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए फिर हमें एक और इंटरसेप्टर बनाना पड़ेगा जिससे स्किप कराना पड़ेगा, फिर वो एक पहले वाला इंटरसेप्टर चलेगा दूसरा नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है। इसके लिए जो हमारा index.jsp है उसमें पहले थोड़ा चेंज करते हैं। इसे हमने नाम दिया फ्लो टेस्ट। ये हमारा जेएसपी पेज हो गया। इसके थ्रू हम केवल मैसेज रिसीव करेंगे, फ्लो टेस्ट नाम के एक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिजल्ट नाम का जेएसपी पेज बनाते हैं। अगर एक्शन के पास स्टेटस नाम का डेटा मेंबर है तो वैल्यू स्टैक से इसे पिक किया जा सकता है। दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट कराई जाएगी, स्टेटस और मैसेज। अगर एक्शन और इंटरसेप्टर दोनों चले दोनों में वैल्यू आएगी। केवल एक्शन चला यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। केवल इंटरसेप्टर चला यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी, एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व। अब हमें इंटरसेप्टर डिफाइन करना है। हमने एक और पैकेज यहाँ पर डिफाइन कर लिया अपना इंटरसेप्टर्स नाम से। क्या बताया गया आपको इंटरसेप्टर डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा? इंटरसेप्टर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। com.OpenSymphony.xwork2.interceptors ये हो गया। अब इसमें डिस्ट्रॉय है, इनिट है और इंटरसेप्ट मेथड है। डिस्ट्रॉय को लास्ट में रख देते हैं उठा के, हमें कुछ नहीं करना है, हमने छोड़ दिया। सेम वे में इनिट को हमने एम्प्टी छोड़ दिया। अब यहाँ पर बेसिकली एक इंटरसेप्टर 4 पार्ट में बनेगा। सबसे पहले उसमें प्री प्रोसेसिंग लॉजिक आएगा, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट को इन्वोक कराया जाएगा, फिर अगर उसमें कोई पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक है तो वो आएगा। जरूरी नहीं कि हर इंटरसेप्टर में प्री प्रोसेसिंग लॉजिक हो या पोस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक हो। नॉर्मल प्रोसेसिंग के केस में ये करना है, फ्लो बदलना है तो ये काम करना है। अब हमें यहाँ पर पैरामीटर सेट करने हैं, यानी कि हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है। पैरामीटर एक्शन के इन्वोक होने से पहले आ जाने चाहिए। पैरामीटर हमें कहाँ रखने होंगे? वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू स्टैक का रेफरेंस होना चाहिए। अभी तक आपने डायग्राम में वैल्यू स्टैक देखा, रियल में कहीं वैल्यू स्टैक जैसा नाम नहीं आया आपके सामने। वैल्यू स्टैक टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया। एक्शन इन्वोकेशन आपको यूटिलिटी मेथड देता है गेट स्टैक। एक्शन इन्वोकेशन के पास एक्शन कॉन्टेक्ट का रेफरेंस है, कॉन्टेक्ट के पास वैल्यू स्टैक है, तो ये कॉन्टेक्ट से मांग के आपको वैल्यू स्टैक दे देगा। सबसे पहले हमने वैल्यू स्टैक का रेफरेंस ले लिया। अब वैल्यू स्टैक में हमें रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स रखने हैं। फ्रेमवर्क आपको एक यूटिलिटी क्लास देता है सावलेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट। इसमें स्टैटिक मेथड है गेट रिक्वेस्ट, गेट रेस्पॉन्स, गेट सेशन वगैरह। आपको किसी भी सावलेट एपीआई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े आप इससे मांग सकते हैं। अब हमें नहीं पता रिक्वेस्ट किस एक्शन के साथ आई है, उसमें कितने पैरामीटर हैं। अगर आपने सावलेट एपीआई पढ़ी हो तो रिक्वेस्ट के पास एक मेथड होता है गेट पैरामीटर नेम्स। रिक्वेस्ट से सारे पैरामीटर्स के नाम पता लगा है। पैरामीटर्स के नाम ओजीएनएल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्शन में मैसेज नाम की प्रॉपर्टी है तो नाम भी हमने मैसेज ही रखा होगा। अब हमने यहाँ पर एक लूप लगाया, पहले पैरामीटर का नाम पता लगाया, रिक्वेस्ट को वो नाम बता के वैल्यू पता लगा ली, तो दोनों चीज़ हमारे पास आ गई। वैल्यू स्टैक हमारे पास पहले से था। वैल्यू स्टैक में इस नाम से ये वैल्यू रख दी। अब जितने पैरामीटर होंगे सबकी वैल्यू स्टैक में उसी नाम से रख दी जाएगी। ये हमारी प्री प्रोसेसिंग खत्म हो गई। अब हमें नेक्स्ट कंपोनेंट को इन्वोक कराना है। एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर इन्वोक मेथड कॉल किया। जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी। अब यहाँ पर आप फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करा सकते हैं, जो भी करना चाहें। अभी हम कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, वो स्ट्रिंग वापस रिटर्न करा दी। बात समझ आ रही है। ये हमारा इंटरसेप्टर बन गया। अब इस इंटरसेप्टर को हमें यूज़ करना है। struts.xml में चलते हैं। अभी तक हम यहाँ पर परम्स नाम का इंटरसेप्टर यूज़ कर रहे थे। अब मैंने नाम दिया ps, क्लास का नाम दिया
हमारे क्लास का नाम है माई इंटरसेप्टर, पैकेज का नाम है इंटरसेप्टर्स। इस इंटरसेप्टर्स को हमने PS नाम दे दिया, साथ में इसे डिफ़ॉल्ट इंटरसेप्टर बना दिया। अब एक्शन हमारा है, यहाँ पर एक्शन बदल देते हैं, और उसके लिए हमने फ्लो टेस्ट स्ट्रिंग यूज़ की थी। टेस्ट स्ट्रिंग है, क्लास का नाम सिंपल एक्शन है, उससे सक्सेस आने पे result.jsp हमें इन्वोक कराना है। अब एक्शन हमारा है, इंटरसेप्टर हमारा है, JSP हमारा है, कॉन्फ़िगरेशन हमारी है। रिजल्ट अभी भी किसका है? ये डिस्पैचर रिजल्ट अपनी फ्रेमवर्क से लिया हुआ है। एग्जीक्यूट कराते हैं, ये हमारा मैसेज है। एक्शन स्टेटस इज, एक्शन इज इन्वोक्ड, मैसेज इज एग्जीक्यूट। मेथड कॉल हुआ होगा तो ये वैल्यू आई है। इंटरसेप्टर ने एक्शन में वैल्यू सेट की होगी तो ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। दोनों चीज़ हो गई। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में मैं इसे हटा देता हूँ, देर के लिए इसे कमेंट बना देता हूँ। अब हमारे पास इंटरसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, पैकेज को अवेलेबल है, लेकिन एक्शन को अवेलेबल नहीं है। ना तो हमने एक्शन के साथ एक्सप्लिसिटली लिखा, ना उसे डिफ़ॉल्ट बनाया। अब जब हमारा ये एक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्या ये इंटरसेप्टर चलेगा? तो क्या होता है, एक्शन इज इन्वोक्ड, मैसेज इज, कोई वैल्यू आई। पिछली बार की आउटपुट ये थी, क्या पता चल रहा है इससे? इंटरसेप्टर नहीं चला है, एक्शन चला है। इससे ये भी प्रूव हो गया कि पिछली बार हमारा इंटरसेप्टर ही वैल्यू स्टैक में वैल्यू सेट कर रहा था। अब अगर मुझे तीसरी पॉसिबिलिटी चेक करानी हो तो ये इंटरसेप्टर होना चाहिए हमारे पास, इसे अनकमेंट कर देते हैं। साथ में अब इस इंटरसेप्टर को क्या जो एक्शन से स्ट्रिंग आई है वो रिटर्न करानी चाहिए, या अपनी तरफ से कोई स्ट्रिंग रिटर्न करानी चाहिए? क्या स्ट्रिंग रिटर्न करानी चाहिए अपनी तरफ से? क्या मैप किया हुआ है हमने यहाँ पर? अगर सक्सेस यही रिटर्न करा दे तो यही JSP चल जाएगा। अब हमने इसे भी कमेंट बनाया और यहीं पर लिख दिया कोई पोस्ट प्रोसेसिंग अब हमें नहीं करानी। पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करानी तो अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दो। एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ये आया है, इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूट मेथड नहीं चला, ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है? इंटरसेप्टर चला है। ये एक आउटपुट, ये दूसरी आउटपुट, ये तीसरी आउटपुट। समझ आ रहा है कुछ फ्लो? इंटरसेप्टर कैसे काम करता है? यहाँ पर हमने अपना खुद का परम इंटरसेप्टर बना के आपको दिखाया। परम इंटरसेप्टर के अंदर वास्तव में इस तरह का काम किया गया है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे अनकमेंट कर देता हूँ। नोट करेंगे, इसे नोट करिए। सबसे पहले इसके पीछे वाली लाइट ऑन कर लीजिए, लाइट सेंटर वाला बटन ऑन करिए। इन्हें भी ऑन करनी, आप भी ऑन कर लीजिए अपनी लाइट, बस ठीक है। वहाँ से भी वो लाइट ऑन कर लीजिए। हो गया। यहाँ पर मैसेज के लिए केवल गेटर मेथड डिफाइन किया गया है, सॉरी स्टेटस के लिए सेटर मेथड डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम खुद सेट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू हमें किसी इंटरसेप्टर से सेट नहीं करानी है। हो गया? हो गया? हो गया? यहाँ पर इतना पार्ट में चेंज आया है, बाकी सारी चीज़ पहले की तरह से, ये चीज़ बदली है थोड़ी सी, इतना नोट कर लीजिए। बाकी सब पहले की तरह से। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जब आपने वहाँ इंटरसेप्टर लिखा है, इसका मतलब आप इंटरसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन अपने पैकेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो। या तो हमें एक्शन के साथ एक्सप्लिसिटली इंटरसेप्टर रेफरेंस लिखना पड़ेगा, या फिर उस इंटरसेप्टर को डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। जाके पढ़ के देखना लास्ट टाइम जो लिखा हुआ था उसे, क्योंकि हमने एक्शन के साथ नहीं जोड़ा उसे, इसलिए नहीं मिल रहा उसे। एक्शन इन्वोकेशन तभी तो कॉल करेगा जब उसे पता हो कि इस एक्शन के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है। कहाँ बताया आपने कि इस एक्शन के साथ वो इंटरसेप्टर एसोसिएटेड है? हो गया? तीन चीज़ आपको यहाँ तक पता चल गई। एक तो एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, एक्शन इन्वोकेशन क्या चीज़ है, साथ में इंटरसेप्टर कैसे काम करता है। आपको ये पता चल गया हर एक इंटरसेप्टर दो तरह से काम कर सकता है, एक नॉर्मली, एक एबनॉर्मली। नॉर्मल केस में वो अपना काम करके एक्शन इन्वोकेशन से आगे वाली पार्टी को इन्वोक कराएगा, एबनॉर्मल केस में वो अपनी तरफ से फ्लो बदल देगा। इस एग्जाम्पल में अब तीन चीज़ हमारी हो गई, चार चीज़ हमारी हो गई। कॉन्फ़िगरेशन हमारी है, एक्शन हमारा, इंटरसेप्टर हमारा है, और JSP हमारा है। रिजल्ट अभी भी हम फ्रेमवर्क से ले रहे हैं। कल हम पहले रिजल्ट की वर्किंग समझेंगे, फिर अपना खुद का रिजल्ट बनाएंगे, उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उससे सारा पार्ट फिर हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हो क्या रहा है।
कहाँ से कहाँ कंट्रोल कैसे जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। उसके बाद हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिर्फ बनी बनाई चीज़ों का यूज करना बचेगा। कैसे दोगे?